माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल जंक्शंस के बारे में। तो जब हम वर्ड सेल जंक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड जो है दैट इज सेल एंड सेकंड वर्ड जो है दैट इज जंक्शन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो आज तक हमने पढ़ा है हमारे माइंड में यही एक कॉन्सेप्ट है कि सेल जो है उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब बायोलॉजी में जो भी ऑर्गेनिज्म बना है वो किसका बना हुआ है? वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है तो सेल जो है वो सिंगल सेल भी हो सकता है जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, और जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहां पे एक सेल नहीं है, एक से ज्यादा सेल जो है वो मिल के क्या करते हैं, एक सिस्टम को जो है वो फॉर्म करते हैं। नाउ अब यहाँ पे सेल जंक्शन का क्या मतलब है? सेल जंक्शन का ये मतलब है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जब इंटरेक्ट करता है। हम सबको ये पता है कि एवोल्यूशन में क्या है, एवोल्यूशन में कि जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर था और बाद में क्या हो गया, सेल जो है वो एक साथ रहने लगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गए। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो तब उसका ये मतलब हो गया कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ जुड़ रहा है, एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ रहा है, फिर तीसरे के साथ जुड़ रहा है, चौथे के साथ जुड़ रहा है, और इस तरीके से सिस्टम जो है वो फॉर्म जो है वो हो रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम जैसे बात करें कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक घर बनाते हैं, तो घर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है हम वो ये कहते हैं कि ईंट का घर बना हुआ है। तो एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जुड़ती है और फिर इस तरीके से जो है पूरा घर जो है वो रेडी होता है। तो एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जैसे जैसे जुड़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ता जाएगा। अब एक ईंट जो है वो आ गया स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर हाउस। लेकिन उस ईंट को जोड़ने के लिए जो है हमारे पास क्या रहेगा, मटेरियल रहेगा। एक अलग प्रोटीन जो है, जैसे हम सेलुलर की बात करते हैं तो अलग अलग प्रोटीन जो प्रेजेंट रहती हैं, वैसे ही ईंट के केस में क्या करते हैं, सीमेंट और रेत उसका एक रेशो बनाते हैं और उस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ फिक्स करते हैं। तो लाइकवाइज बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, वी हैव सेल जंक्शन, एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे अब हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरेक्शंस हैं वो हमारे पास दो टाइप की है। पहला आ गया सेल टू सेल इंटरेक्शन और दूसरा आ गया सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरेक्शन। मतलब एक सेल जो बायोलॉजिकल सिस्टम में, अगर हम ये इमेजिन कर लें, ये हमारा एक सेल है, ये दूसरा सेल है। इस तरीके से अगर हम बोलें कि ये हमारे सेल्स है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल दूसरे सेल के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और साथ में सेल क्या कर लेता है, अपने बाहर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। मतलब हमारे पास क्या आ गया, दो टाइप के इंटरेक्शंस आ गया। पहली टाइप के इंटरेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एक सेल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। नाउ हमारे सामने एक और वर्ड आ गया दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है प्रोटीन्स का, पॉलीसेक्राइड्स का, जिसको सेल ने ही सिक्रीट किया हुआ है। तो सेल ही सिक्रीट करता है, सेल के सराउंडिंग में जो है वो प्रेजेंट रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और सेल क्या करेगा, उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सेल्स जो है उनको एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के क्यों रहना चाहिए। अगर सेल्स एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जितना भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे हो रही है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं करेगी, इस पर्सपेक्टिव में काम नहीं करेगी। अगर हम एक ईंट लाएंगे दूसरी ईंट लाएंगे, इस तरीके से ईंटों को अगर जोड़ते जाएंगे, अगर उनके बीच में कोई फिक्सेटिव नहीं है, कोई आप रेत और सीमेंट जो है वो नहीं दोगे, तो क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन जो है जो दीवार है वो गिर जाएगी। तो वैसे ही बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए सेल्स का जो है एक दूसरे में इंटरेक्ट होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि ये इंटरेक्शन किस किस टाइप की है। हमारे पास दो टाइप के टिश्यू की हम यहाँ पे बात करेंगे। वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड इज एपिथेलियल टिश्यू। नाउ अगर हम पहले कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाते हैं, हमारे पास बोन्स आ जाते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं, इवन हमारा ब्लड जो है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें क्या हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में, टिश्यू मतलब सेल का बना हुआ होगा, कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या करते हैं, वो भी इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। अगर हम ये कहें कि ये तीन सेल्स हैं हमारे पास, तो ये सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के केस में क्या है, दूर दूर है और इनके बीच में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के केस में जो सेल का इंटरेक्शन है, वो सेल का इंटरेक्शन जो है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू एक सेल का दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन के साथ।
फिर दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रेस की बात। तो स्ट्रेस की बात मतलब कौन सा स्ट्रेस? मैकेनिकल स्ट्रेस। जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस किसी भी टिश्यू पे देंगे, जैसे बोन के ऊपर अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस देंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू के केस में मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो कौन बियर करेगा? वो जो है ईसीएम जो है वो बियर करेगा। ईसीएम क्यों बियर करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसीलिए बियर करेगा क्योंकि एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ जो है डायरेक्ट अटैचमेंट में नहीं है। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ सेल टू सेल जो है दैट इज वेरी रेयर, लेकिन सेल का मैट्रिक्स के साथ अटैचमेंट जो है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमारे पास क्या है, हमको यही अटैचमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको हमने लिखा है सेल टू मैट्रिक्स अटैचमेंट जो है, ये जंक्शन जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, यहाँ पे सिनेरियो अलग है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? दैट इज लाइनिंग ऑफ गट और द एपिडर्मल कवरिंग ऑफ द स्किन। यहाँ पे हमको एपिथेलियल टिश्यू जो है वो देखने को मिलेगा। अब एपिथेलियल टिश्यू के केस में पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है या नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने कनेक्टिव टिश्यू के केस में ये कहा कि एक सेल क्या करेगा, दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो बीच में प्रेजेंट है। एपिथेलियल के केस में भी ईसीएम जो है दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर, लेकिन जैसे हमने कनेक्टिव में कहा कि सेल टू सेल कनेक्शन कम है, एपिथेलियल में ऐसा नहीं होता है। एक सेल का दूसरे सेल के साथ बॉन्डिंग जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है। सो पॉइंट आएगा कि क्या ईसीएम प्रेजेंट है? यस, ईसीएम इज प्रेजेंट ओवर देयर, लेकिन ईसीएम इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कन्फाइंड एज अ थिन मैट। और उस थिन मैट को हम क्या कहते हैं? बेसल लैमेला कहते हैं, या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो हम कहते हैं। और यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के केस में सेल टू सेल जंक्शन जो है दैट इज प्रेजेंट। एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो है जो जंक्शन है वो प्रेजेंट है। और जो स्ट्रेस की बात आएगी, मैकेनिकल स्ट्रेस की बात जब आएगी, तो मैकेनिकल स्ट्रेस यहाँ पे कौन बियर करेगा? सेल्स जो है वो खुद बियर करेंगे। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से सेल टू सेल जंक्शन में जो सेल का इंटीरियर है उसमें कैसे स्ट्रेस जो है वो आता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के केस में एक हमने ये बात करी कि सेल टू सेल जंक्शन जो है वो प्रेजेंट है, तो क्या सेल टू मैट्रिक्स का जंक्शन प्रेजेंट नहीं है? सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट। कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि सेल्स जो है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी हमको क्या करना है? फिक्स करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे जो है वो इस डायग्राम से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के हमने बनाए हुए हैं ये हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 ये 5 सेल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, और ये हमने ब्लू डॉट जो है वो बनाए हैं। तो ये ब्लू डॉट्स क्या है? ये वो जंक्शंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ये जंक्शंस क्या करते हैं? एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या करते हैं? जोड़ के रख लेते हैं। लेकिन वहां पे ये आप देख रहे होंगे कि निचली साइड एक ब्लैक लाइन है। दैट ब्लैक लाइन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, ये बेसल लैमेला और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली हम दिखा रहे हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब सेल्स को आगे का बनाने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सबस्ट्रेटम जो है उसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के केस में वो सबस्ट्रेटम कौन देता है? वो सबस्ट्रेटम जो है वो बेसमेंट देती है, बेसल लैमेला देता है, जो क्या कर लेता है एज ए एंकर हम कह सकते हैं कि एक्ट करता है, और उसके ऊपर जो है सेल आके लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो टाइप की इंटरेक्शन हो रही है। पहली टाइप की इंटरेक्शन क्या हो रही है? पहली टाइप की इंटरेक्शन हो रही है सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और दूसरा आ गया सेल जो है वो सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो दो टाइप की इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ही नीचे जो है आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 सेल्स हैं, ये 1 2 3 ये रेड कलर के सेल्स हैं, और ये सेल्स एक दूसरे के साथ क्या है? दूर दूर हैं। तो ये आ गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के केस में क्या है? एक सेल दूसरे सेल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, गैप ज्यादा है, और ईसीएम जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन हमको देखने को मिलेगी वो इंटरेक्शन है, एक सेल जो है वो किसके साथ एक्ट कर रहा है? अपनी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको सेल मैट्रिक्स जंक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंटरेक्शन जो है वो दो टाइप की हो सकती हैं, आइदर इट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, और होमोफिलिक और हेटेरोफिलिक। सो दो चीजें जो है वो हमारे पास नई आ गई हैं। पहली आ गई कि जिन इंटरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो परमानेंट भी हो सकती हैं या टेम्परेरी भी हो सकती हैं। तो आगे हम देखेंगे इसमें कॉन्टिन्यूटी में कि कौन सी इंटरेक्शन जो है वो परमानेंट है। परमानेंट मतलब जो हमेशा होल्ड करके रखेंगे एक दूसरे को, और टेम्परेरी आ गया जब रिक्वायरमेंट होगी तब इंटरेक्शन होगी एक सेल और उसके नेबरिंग सेल के साथ, या सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, और जब जरूरत नहीं होगी इंटरेक्शन को तोड़ दिया जाएगा। एंड फिर होमोफिलिक और हेटेरोफिलिक जो है ये आगे हम क्लियर करेंगे कि होमोफिलिक इंटरेक्शन किसको कहेंगे और हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन जो है कैसे कहेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट।
नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, अभी तक का जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू है, कुछ का एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी इंटरेक्ट करना है, कनेक्टिव टिश्यू के केस में सेल को जो है वो इंटरेक्ट करना है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, सो आंसर इज हमको चार मेजर एंकरिंग जंक्शन जो है वो पढ़ने हैं। तो एंकरिंग जंक्शन मतलब जहां पे हमको एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ना है या सेल को ईसीएम के साथ जोड़ना है। सो वो हम देखेंगे वो चार टाइप कौन कौन सी है। सो पहली टाइप जो हमारे पास है दैट इज सेल सेल एंकरिंग जंक्शन। तो दूसरी टाइप जो है सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन। इन दो के बारे में हम बात कर चुके हैं मतलब हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं एपिथेलियल के केस में एक सेल को दूसरे सेल के साथ जुड़ना है। यहां पे हम आपको बता दिए कि सेल को मैट्रिक्स के साथ जुड़ना है। तो दो टाइप आ गया, पहला आ गया सेल सेल और दूसरा आ गया सेल मैट्रिक्स टाइप ऑफ जंक्शन। और इसमें फर्दर दो दो और टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज एडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम्स, ये सेल सेल एंकरिंग जंक्शंस की टाइप है। एंड देन सेल मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन है और देन वी हैव हेमिडेस्मोसोम्स। तो ये दो टाइप्स हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। इसके बाद कुछ और भी हमारे पास है। वो कुछ और क्या है? थर्ड वन इज चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस। तो चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस में क्या है, हमें ये पता है कि हमने सेल्स को फिक्स कर दिया, हमने सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी फिक्स कर दिया, एक सेल को दूसरे सेल के साथ भी इंटरेक्ट फिक्स कर दिया। लेकिन हमें पता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या रहेगा, पानी जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होगा लेकिन टिप तक भी जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम फूड की बात करें तो सिंथेसिस जो है वो लीव्स में हो रही है और देन डाउनवर्ड जो है वो रूट तक न्यूट्रिशन को पहुंचाना है। तो वो ट्रांसपोर्ट कहां से होगा? ट्रांसपोर्ट होगा एक सेल दूसरे सेल के साथ जब कनेक्टेड होगा तो ही वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा मेजरली। तो इसीलिए प्लांट में जो है हम ये देखते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो प्रेजेंट है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा इज नथिंग, इट इज अ चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। और एनिमल्स की केस में जब हम बात करें तो वी हैव गैप जंक्शंस। हम आज के लेक्चर में गैप जंक्शंस के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से गैप जंक्शंस जो है कॉम्पोजिशन कैसे है, कैसे बनते हैं, वो सब भी देखेंगे आज हम। एंड देन फोर्थ टाइप जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज टाइट जंक्शंस। तो टाइट जंक्शंस क्या करेंगे, जैसे नाम से ही पता लग रहा है टाइट जंक्शन है तो व्हाट इट विल डू, ये किसी चीज को टाइट करके रखेगा। तो किसको टाइट करके रखेगा? सेल्स की के बीच में जो गैप है, सेल्स को सील करके रखेगा। कैसे सील करके रखेगा, क्या क्या रोल है, वो सब आज हम देखने वाले। सो यहां तक हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमारा खत्म हो जाता है। हमको क्या पढ़ना है वो सब क्लियर हमें ऑलमोस्ट हो गया है कि हमको क्या देखना है आज के लेक्चर में। नाउ अब हम इसको एक फर्दर एक स्टेप और लेके चलते हैं। अब हम आपको ये बताएं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब इंटरेक्ट करेगा मतलब कोई ना कोई प्रोटीन होगी जिसकी वजह से क्या है एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ऐसे तो नहीं है कि प्रोटीन जो है उसके बीच में हम फेविकोल लगा दिए और फेविकोल से सेल जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक्चुअल में बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, वी हैव प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को क्या हम कहते हैं, एडिशन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे एडहेसिव नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एडिशन प्रोटीन्स लग रही हैं एंड ट्रांसमेम्ब्रेन एडिशन प्रोटीन्स लग रही हैं। तो व्हाट इज ट्रांसमेम्ब्रेन? तो ट्रांसमेम्ब्रेन ऐसी प्रोटीन हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जो पूरा इसको स्पेन कर रही है दोनों साइड से, तो दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये एडिशन प्रोटीन जो है हमारी, ये हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हैं। अब इसमें क्या है, एडिशन प्रोटीन्स की अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहां पे भी हम पहले दो टाइप्स देख रहे हैं, बाद में जो है हम कुछ और टाइप्स भी देखेंगे एडिशन प्रोटीन्स की। नाउ फर्स्ट टाइप यहाँ पे जो है वो है कैडरिन सुपर फैमिली एंड सेकंड जो है दैट इज इंटीग्रिन सुपर फैमिली। सो कैडरिन सुपर फैमिली एक टाइप आ गया और इंटीग्रिन सुपर फैमिली जो है वो दूसरी टाइप आ गया। अब इस टाइप में क्या क्या होने वाला है, पहली बात तो ये, अगर कैडरिन सुपर फैमिली जो है वो क्या कर रही है, वो सेल को सेल के साथ जोड़ने का काम करती है। तो जब हम यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको बताएं एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ता है, तो जब जुड़ता है तो जो ग्लू लगेगी, बायोलॉजिकल सिस्टम में कहें तो जो एडहेसिव प्रोटीन लगेगी वो कैडरिन सुपर फैमिली की होगी। सुपर फैमिली है तो मतलब इसमें और भी ज्यादा मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे जिसको हम आगे देखेंगे। सो कैडरिन सुपर फैमिली क्या करेगी, सेल को सेल के साथ जोड़ेगी। अब एक और चीज जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये कहते हैं कि हम सेल जंक्शन की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा, जब एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा तो एक्चुअल में जुड़ क्या रहा है वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये सेल्स थे, ये सेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेल्स है और कुछ एडिशन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे हम ये कह दें कि ये हमारे पास एडिशन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। ये जैसे हमने यहाँ पे एडिशन प्रोटीन दिखा दिया, यहाँ पे भी एडिशन प्रोटीन दिखा दिया, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया,
एडिशन प्रोटीन दिखा दिया। अब ऐसा नहीं होता है कि बस यहाँ पे प्रोटीन आ गया जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या कर रहा है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ रहा है। नो, ऐसा नहीं हो रहा है। जब हम पूरा स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि सेल के अंदर के एक्टिन फिलामेंट्स, इस सेल के एक्टिन फिलामेंट्स, इस सेल के एक्टिन फिलामेंट्स, इसके और इसके, ये सब क्या कर लेते हैं, सेल्स के अंदर जो है इनको जोड़ा जाता है। इस तरीके से कुछ जो है स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का जो है वो बनेगा। सो अंदर, सेल के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स भी है, मायोसिन फिलामेंट्स भी है, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी है। अब जो एडहेसिव प्रोटीन है, एडहेसिव प्रोटीन सेल के अंदर जाके किसको जोड़ रही है, वो डिटरमाइन करेगा हमारा कौन सी टाइप जो है वो हमारी जंक्शन की जो है वो बनने वाली है। जैसे अभी आपको जो है, अगर नहीं ज्यादा समझ आया तो आप बस आराम से सुनते रहिए, आपको एक एक जो भी प्रोसेस है सब जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो कैडरिन सुपर फैमिली में हमने ये कहा कि सेल को सेल के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि सेल को सेल के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर सेल के अंदर क्या जुड़ रहा है, एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ा जा रहा है, एक सेल के एक्टिन फिलामेंट को दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, तो जो जंक्शन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अडेरेंस जंक्शन कहेंगे। तो जो हम आपको यहां ऊपर टाइप बताए थे, यहाँ पे अडेरेंस जंक्शन, तो यहाँ पे हम लिखे थे एक्टिन फिलामेंट के बंडल को ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे, हम नीचे हम डायग्राम भी देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से एक्टिन फिलामेंट को जो है वो जोड़ा जाता है। नाउ कैडरिन सुपर फैमिली अगर तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ रही है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाए तो हम ये बोले कि ये एक्टिन फिलामेंट को जोड़ रही है। अगर यहाँ पे मैं कलर चेंज करके ये बता दूं कि एक्टिन नहीं जोड़ रहे थे, इस तरीके का ये वाला फिलामेंट जुड़ रहा था, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर जो है वो डेस्मोसोम्स कहलाएगा। और एड्रेनस जंक्शन और डेस्मोसोम्स दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, सेल सेल एंकरिंग जंक्शन जो है वो बनाते हैं। और यही फर्स्ट टाइप जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, जिसके अंडर हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। फर्स्ट इज एडेरेंस जंक्शन एंड सेकंड इज डेस्मोसोम्स। नाउ अब आगे देखिए, नाउ सेकंड जो है दैट इज इंटीग्रिन सुपर फैमिली। ये सब हम टाइप्स किसकी पढ़ रहे हैं, ये सब टाइप्स हम पढ़ रहे हैं एडिजिन प्रोटीन्स की। इंटीग्रिन सुपर फैमिली में क्या है, यहां पे भी प्रोसेस जो है वो सेम है। इंटीग्रिन सुपर फैमिली क्या है, वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है तो वो भी क्या करेगी, सेल्स के अंदर के किस स्ट्रक्चर को जोड़ रही है, अगर तो एक्टिन को जोड़ रही है तो एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स बन गया, और अगर वो किसको जोड़ रही है, इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ रही है, तो हेमिडेस्मोसोम्स कहलाएंगे। यहाँ पे डेस्मोसोम था, यहाँ पे हेमिडेस्मोसोम था। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि इसको हेमी जो है वर्ड जो है वो क्यों दिया गया, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन जो है वो बनाएंगे। अब हम दोनों चीजें देख चुके हैं। क्या दोनों चीजें देख चुके हैं, सेल को सेल के साथ कौन जोड़ेगा, सेल को सेल के साथ जो जोड़ेंगे वो हमारे पास एडेरेंस जंक्शन जोड़ेंगे और डेस्मोसोम्स जोड़ेंगे। उसमें कुछ एंकरिंग प्रोटीन्स लगेंगे जिनकी टाइप नाम अभी तक हम आपको नहीं बताए, कुछ सॉरी नाम बता चुके हैं आपको, कुछ एडिजन प्रोटीन जो है वो लगेंगे। और जैसे एक एक हम आपको बोले यहाँ पे कि क्या है, कैडरिन सुपर फैमिली है, तो कैडरिन सुपर फैमिली लगेगी। और कैडरिन सुपर फैमिली अगर एक्टिन को जोड़ेगी तो एडेरेंस जंक्शन बन गया, और अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ेगी तो डेस्मोसोम्स बन गए। फिर हम आपको ये बोले कि एक सेल को अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी फिक्स होना होता है, उसको अपनी ईसीएम के साथ भी फिक्स होना है, तो हम कहे कि वहां पे एडिशन प्रोटीन कौन लगेगा, इंटीग्रिन लगेगा। और जब इंटीग्रिन लगेगा तो अगर वो एक्टिन के साथ बाइंड हो रहा है तो एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन बन गया, और अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ जुड़ेगा तो हम ये कहे कि हेमिडेस्मोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। सो ये यहां तक हमारा जो है इंट्रोडक्शन था। आज का जो हमारा मेन जो रहेंगे टॉपिक, वो हमारे सेल सेल जंक्शंस में हम देखेंगे सेल को सेल के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है, सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है, वो हम अगली क्लास में जो है वो हम देखेंगे। नाउ देखिए, अब हम एडेरेंस जंक्शन से हम फैमिलियर हो चुके हैं, डेस्मोसोम से हम फैमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये सेल से सेल को जोड़ने की बातें हैं। एंड ये दोनों में एडिशन प्रोटीन जो है वो कौन लग रहा है, जो हमारे पास एडिशन प्रोटीन है डेट इज कैडरिन, यहाँ पे हमारे पास लगेगा। देन हमने आज टाइट जंक्शंस भी पढ़ने हैं, गैप जंक्शंस भी पढ़ने, और कुछ जो है ट्रांजिएंट सेल सेल एडिशन भी पढ़ने। हम आपको पहले भी कहे थे कि एसोसिएशन कैन बी परमानेंट और इट कैन बी टेम्परेरी। तो जब टेम्परेरी होगा तब हमारे पास जो एडिशन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो जो रहेंगे वो अलग रहेंगे। तो जब परमानेंट की हमने बात करी, जिसमें हमने कैडरिन सुपर फैमिली की बात हमने करी, इंटीग्रिन की हमने बात करी, इंटीग्रिन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रिन हमेशा परमानेंट बॉन्डिंग ही करेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। सो एडिशन प्रोटीन्स में अब हम पहली एडिशन प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आ गया कैडरिन। तो जब हम कैडरिन की बात करते हैं, जो पहली चीज हमको कैडरिन के बारे में याद रखना है वो ये है कि कैडरिन को कैल्शियम चाहिए काम करने के लिए, और अगर कैल्शियम एब्सेंट हो गया तो एडिशन जो है वो नहीं होगी, एक सेल दूसरे सेल के साथ नहीं जुड़ेगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, हम एडिशन मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा,
लेकिन जुड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, जो एडिशन प्रोटीन है उनको काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए। नीचे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में भी हम देखेंगे कि अगर कैल्शियम एब्सेंट है तो क्या होगा और कैल्शियम का रोल क्या है वो भी हम समझेंगे। अब ये कैडरिन प्रेजेंट कहां पे, अगर हम प्रेजेंस ऑफ कैडरिन की बात करें तो प्रेजेंट इन कॉर्नोफ्लैजिलेट्स, मतलब एनिमल का लीनिएज अगर हम चलाएंगे तो हमको ये दिखता है कि कैडरिन प्रोटीन जो है दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। लेकिन वहां पे ये अगर आप फंगस और प्लांट की बात करो तो कैडरिन प्रोटीन इज नॉट देयर। बैक्टीरिया और आर्किया की भी बात करें तो कैडरिन प्रोटीन जो है वो वहां पे क्या हो गया है, एब्सेंट हो गया है। सो अगर हम आपको ये कहें, आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन जो एनिमल्स में एब्सेंट है और प्लांट्स में सॉरी प्लांट्स में एब्सेंट है या बैक्टीरिया आर्किया फंगस में एब्सेंट है और एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो कैडरिन इज द आंसर। कैडरिन प्रोटीन के बेसिस पे भी हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ हमने बात करी कैडरिन सुपर फैमिली, हमने शुरू में ही कहा कि कैडरिन सुपर फैमिली है, कैडरिन सुपर फैमिली के मेंबर जो हैं वो लगते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ कैडरिन जो है वो स्टडी करते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे कि हम ये लिखे कैडरिन सुपर फैमिली में वी हैव 180 मेंबर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के केस में हमारे पास 180 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं कैडरिन्स के। और वो फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं दो में। फर्स्ट वन इज क्लासिकल कैडरिन एंड देन नॉन क्लासिकल कैडरिन है। और क्लासिकल कैडरिन्स में कौन कौन आ जाता है, हमारे पास ई कैडरिन है, एन कैडरिन है, पी कैडरिन है। और इनका ये ई एन पी नाम क्यों पड़ा, कि सेल में मिले, लोकेशन कहां पे क्या है उस बेसिस पे मिले। जैसे ई कैडरिन है तो एपिथेलियल सेल्स में है, एन कैडरिन है तो नर्व नर्व सेल में है, मसल में है, लेंस में है, पी कैडरिन है तो प्लासेंटा में है, एपिडर्मिस में है। इस तरीके से हमारे पास आ गया। फिर जब मैं नॉन क्लासिकल कैडरिन्स की बात करता हूं, वी हैव प्रोटोकैडरिन्स, डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन। और आप ये देखोगे कि यहां पे क्या लिखा है, इट फॉर्म्स डेस्मोसोम्स। मैंने आपको ऊपर ये बता दिया डेस्मोसोम्स में क्या होगा। डेस्मोसोम्स के केस में एक सेल का एक्टिन फिलामेंट को दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जोड़ने का काम कौन करता है, एडिशन प्रोटीन कौन सी है उसका नाम नहीं बताया था। यहां आपके सामने दो नाम आ चुके हैं, फर्स्ट वन इज डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन, जो हम आगे स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, इटसेल्फ डेस्मोसोम्स को भी स्टडी करेंगे। अभी के लिए जो हमारे नॉलेज में एडिशन हो रहा है वो दो वर्ड्स और ऐड हो गए। अभी तक हमको बस ये पता था कि एक डेस्मोसोम दूसरे डेस्मोसोम सॉरी डेस्मोसोम की जो फॉर्मेशन होती है, एक सेल के एक्टिन फिलामेंट को दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट के साथ जोड़ा जाता है। अब जोड़ने का काम कौन करता है, डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन जो है वो करता है। अब हम आपको पहले भी जब ऊपर बताए, ऊपर हम आपको ये बताया कि इंटरेक्शन कैन बी होमोफिलिक और इट कैन बी हेट्रोफिलिक। वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक क्या है। अब हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, वो एडिशन प्रोटीन से जुड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये इस सेल का एडिशन प्रोटीन जो है वो ये है। अगर दूसरे साइड से भी दूसरे सेल का भी सेम एडिशन प्रोटीन जो है वो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन जो है दैट इज होमोफिलिक। और अगर रिवर्स हो जाए, एक साइड से जैसे मैं रेड कलर में दिखा रहा हूं, दूसरे साइड से ये ब्लू कलर में जुड़ेगा, तो ये वाली इंटरेक्शन कैसी हो गई, ये हमारे पास हिट्रोफिलिक हो गया। और ये रेड रेड वाला इंटरेक्शन जो है वो होमोफिलिक हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं कैडरिन्स की, तो हम ये कह रहे हैं कि कैडरिन्स भैया क्या करते हैं, ये आपको होमोफिलिक इंटरेक्शन ही करते हुए दिखेंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे, होमोफिलिक इंटरेक्शन करेंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये बाइंड करेंगे टू द सेम और क्लोजली रिलेटेड सब टाइप। मतलब एक दूसरे या तो एग्जैक्टली सेम प्रोटीन होगी या थोड़ी बहुत चेंजेस उसके साथ होंगी, तो क्या होगा, इस तरीके का बाइंडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे आप इस डायग्राम में भी दो देख सकते हो कि दो सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैडरिन यहाँ पे है वही कैडरिन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इंटरेक्शन इज होमोफिलिक एडिशन। अब ये दिखता कैसा है, जो हम कैडरिन प्रोटीन की बात करते हैं, हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा था, हमने ये कहा था कि दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये आपके पास यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला साइड है और ये इंट्रा सेलुलर वाला पोर्शन है। और प्रोटीन जो है दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन। तो आप ये देखोगे प्रोटीन का एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, और इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड जो है वो प्रेजेंट है। अब इसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में आप ये डोमेन्स देखोगे, इसके साथ में क्या है, ये ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स जो है वो हम दिखाए हैं। ये ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स जो है ये कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पे हिंज प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये कैल्शियम यहाँ पे नहीं होगा, जो स्ट्रक्चर आपको अभी सीधा खड़ा दिखा है, ये ऐसे करके क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और जब स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अगला इंटरेक्टिंग सेल जो इसके अपोजिट में आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ से ऊपर से डाउनवर्ड्स के लिए जो होगा, जो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम हिंज की पोजीशन पे जाके बाइंड करेगा और ये क्या कर लेता है, इसको फ्लेक्स होने से, इसको गिरने से जो है वो बचाएगा, सीधा इरेक्ट करके रखेगा ताकि ये सामने वाले आने वाले सेल के साथ जो है वो ज्वाइन कर सके। अब हम कहें कि ह्यूमंस में 180 टाइप का जो है कैडरिन प्रोटीन जो है वो दैट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम जो है वो कुछ टाइप्स देखेंगे सुपर फैमिली की। वी हैव क्लासिकल कैडरिन, फैट कैडरिन, फ्लेमिंगो है, रैट है, डेस्मोकोलिन है, कैडरिन 23 है, प्रोटोकैडरिन है,
और हमारे पास टी कैडरिन है। अब यहाँ पे हम टी कैडरिन को क्यों हाईलाइट करें? क्योंकि टी कैडरिन के पास कुछ स्पेशल है। हमने आपको शुरू में ये कहा कि सारे के सारे कैडरिन जो हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन टी कैडरिन क्या करता है? टी कैडरिन इस तरीके से नहीं चलता है। टी कैडरिन के बीच में क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इज एब्सेंट। तो जब हम कह रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इज एब्सेंट, लेकिन कैडरिन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन, तो और ये क्या कर रही है? एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ रही है। तो यहाँ पे ये कैडरिन की प्रोटीन जो होती है ये आपको डायरेक्टली जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं दिखती है। ये किसी और प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई होती है। किसके साथ जुड़ी हुई होती है? जीपीआई के साथ। तो व्हाट इज जीपीआई? दैट इज ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एंकर। तो ये जीपीआई प्रोटीन के साथ क्या है? ये अगर जीपीआई प्रोटीन को मैं मान लूं तो इसके ऊपर हमको क्या दिखेगा? ये एक रफ सा स्ट्रक्चर में अगर आपको ये बता दूं तो ये इस तरीके हम कह सकते हैं टी कैडरिन जो है वो जुड़ेगा। तो टी कैडरिन इज एन एक्सेप्शन टू द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रॉपर्टी ऑफ कैडरिन सुपर फैमिली। ओके, यहां तक आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने ये कहा कि कैडरिन जो है वो क्या करेंगे? होमोफिलिक इंटरेक्शन करेंगे। नाउ व्हाई दिस होमोफिलिक इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट? अगर सेल एक दूसरे के साथ जब जुड़ रहा है, सपोज हम कहें कि वो होमोफिलिक इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, वो हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में कैडरिन को एज होमोफिलिक रखा गया है कि एक कैडरिन जो है जब पार्टिसिपेट करेगा दूसरे सेल जंक्शन बनाने में, तो या तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये होमोफिलिक इंटरेक्शन जो है ये गाइड कर लेता है। किसमें गाइड कर लेता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग टिश्यू। मतलब जब जाइगो गैमीट जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करके जब वो जाइगोट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके बाद जो फर्दर मोरूला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा बनेगा उसके बाद जब गैस्ट्रुलेशन होगी, उस सब प्रोसेस में क्या कर लेते हैं? ये होमोफिलिक इंटरेक्शन जो है वो काम करती है। कैसे काम करती है थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस एम्फीबियन एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज दिस एम्फीबियन एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट? इस एम्फीबियन एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? इसमें हमने क्या करा गया? एम्फीबियंस का एम्ब्रियो लिया और एम्फीबियंस के एम्ब्रियो को हमने क्या करा? हमने इसको डिसोशिएट कर दिया। सेल्स को डिसोशिएट कर दिया एंड देन उसको क्या कर लिया? मिक्सअप कर लिया। अब सेल्स की क्या हो गई? आइडेंटिटी खत्म होगी। पहले कौन सा सेल किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था वो सब क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, क्योंकि हमने सेल्स को डिसोशिएट कर दिया और उसको वापस से नाउ अलाउ किया गया कि रीएसोशिएट, वापस से जुड़ो। हमने क्या देखा? एक्सपेरिमेंट जब किया गया वो ये देखा गया कि जब वो उनका वापस से रीएसोसिएशन हुआ, सेल्स ने क्या कर लिया? ग्रुपिंग कर दी। कैसे ग्रुपिंग कर दी? जैसे यहां पे हमने ये दिखाया, जब हमने उसको क्या करा? डिसोशिएट करा, सारे सेल्स मिक्सअप हो गए और जब वापस से रीएसोशिएट करने के लिए उसको टाइम दिया, इस तरीके से ग्रुपिंग जो है वो सेल्स ने कर दी और इवन वो ऑर्गेनाइज हो गए, रीऑर्गेनाइज हो गए एज नॉर्मल एम्ब्रियो। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक्टोडर्म के सारे सेल जो हैं वो मिलकर एक्टोडर्म बनाए, म्यूजोडर्म वालों ने म्यूजोडर्म बनाई और एंडोडर्म वालों ने एंडोडर्म बनाई। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल तब हुआ जब एंडोडर्म में एक्सप्रेस होने वाला कैडरिन का टाइप जो है वो फिक्स था और उसको कौन से सेल के साथ जुड़ना था वो भी फिक्स था। क्यों? इंटरेक्शन वाज होमोफिलिक। तो एक्टोडर्म में जिस कैडरिन प्रोटीन का एक्सप्रेशन था उसके साथ वाले सेल्स में भी क्या होगा? सेम का इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन वाज होमोफिलिक, तो एक सेल जो है अपने साथ वाले सेल को पहचान पाया और एक्टोडर्म के सेल्स ने मीजोडर्म में जाके छेड़खानी नहीं करी और एंडोडर्म के सेल्स में जो है जो कैडरिन एक्सप्रेस हो रहा था उन सेल्स ने आपस में पार्टिसिपेट करके वापस एंडोडर्म की फॉर्मेशन बनाई। ना सिर्फ इतना ही, यहां पे आप ये देखोगे, इवन द सेल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम कैडरिन। अगर तो कैडरिन एक्सप्रेशन, कैडरिन सपोज हमारे पास ये सेल्स हैं, इनमें जो है ये सब एक ही टाइप का कैडरिन जो है सबके पास है, लेकिन कैडरिन के एक्सप्रेस होने का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके बेसिस पे भी जो है वो ग्रुपिंग हो जाती है। जो सपोज ज्यादा कैडरिन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमको सेंटर में दिख जाएंगे और जो कम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो पेरीफेरी में। मेरा कहने का पॉइंट बस इतना है कि ग्रुपिंग जो है वो क्वालिटेटिव बेसिस पे भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी हो सकती है। इसीलिए होमोफिलिक इंटरेक्शन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब हमने आपको जैसे यहां पे कहा कि किस तरीके से जुड़े, क्योंकि कैडरिन जो है वो स्पेसिफिक थे। कैसे स्पेसिफिक थे? इस डायग्राम में हम देखेंगे, यहां पे हमको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब मैं पूरा मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि किस तरीके से ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम बस इतना देख रहे हैं कि पहले एक्टोडर्म थी और एक्टोडर्म में किसका एक्सप्रेशन था? ई कैडरिन का
एक्सप्रेशन था, ई कैडरिन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। अब आप इस ब्लू लाइन को टैली करेंगे, अब आप देखोगे यहाँ पे यही ब्लू लाइन है, लेकिन सेल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, और अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेशन हो रहा है, यहाँ पे कलर रेड हो गया, और यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर जो है वो आ गया, और आप साथ में देखोगे कैडरिन का एक्सप्रेशन जो है वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे ई कैडरिन पहले था, अब क्या आ गया, यहाँ पे इन सेल्स में जिनमें ग्रीन डॉट हमने करा है उनमें कैडरिन 6b की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो कैडरिन 6b का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होके इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, आप यहां पे देखोगे इस थर्ड डायग्राम में, यहां पे क्या हो गया है, टूट रहा है। क्या टूट रहा है, सेल्स जो है, ये सर्कल जो है वो कंप्लीट कंप्लीट हो गया, ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया, यहां पे सर्कल जो है वो टूट रहा था। जहां पे टूटना था, मतलब एक सेल का दूसरे सेल के साथ प्रॉपर्टी जो है वो टूटनी थी, तो ये आ गया कैडरिन की बात। यहाँ पे 6b कैडरिन में हम ये कह सकते हैं कि इनका इंटरेक्शन जो है अपने नीबरिंग सेल के साथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, यहां से सेल्स जो है वो टूट जाते हैं, और जब सेल्स टूट जाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास क्या कर लेता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। और न्यूरल ट्यूब वाले सेल्स में एन कैडरिन का एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा है। अभी तक एक्टोडर्म में हमारे पास ई कैडरिन था, और अब जैसे ही वो सेल्स में कैडरिन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, सेल का प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, और यहाँ पे ये जो येलो कलर से जो सेल्स बनाए हैं जिनको हम न्यूरल क्रस्ट के सेल्स कहते हैं, उनमें कैडरिन 7 का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो न्यूरल ट्यूब है ये आगे जाके हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, और ये जो न्यूरल क्रस्ट के सेल्स है ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बनाएंगे। तो इस डायग्राम का मतलब क्या है आपको दिखाने का, मतलब ये है दिखाने का कि कैडरिन का एक्सप्रेशन आप देखोगे, जैसे कैडरिन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, हमारे पास सेल्स का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाता है। और होमोफिलिक इंटरेक्शन की क्या यूटिलिटी है वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब कैडरिन प्रोटीन्स क्या कर रहे थे, जंक्शंस बना रहे थे। कौन से जंक्शंस बना रहे थे, एक तो एडहेरेंस जंक्शंस बना रहे थे, और दूसरे डेस्मोसोम्स जो हैं वो बना रहे थे। और एडहेरेंस जंक्शन के केस में सेल्स के अंदर के एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ा जा रहा था, और डेस्मोसोम्स के केस में किसको जोड़ा जा रहा था, इंटरमीडिएट फिलामेंट को जो है जोड़ा जा रहा था। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसको। अब स्ट्रक्चर को देखने से पहले एक और चीज जो है वो हम समझ लेते हैं, वो ये है कि हमने बात करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमने बात करी कि ट्रांसमेम्ब्रेन कोई प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगा जिसको हमने एडिशन प्रोटीन कहा। ठीक है, अब एडिशन प्रोटीन जो है ये दूसरा सेल आ रहा होगा, दूसरे सेल का भी एक एडिशन प्रोटीन जो होगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन अंदर से सेल के अंदर से भी क्या चाहिए, इस एडिशन प्रोटीन को जो है वो सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं होगी, हम बोले एक्टिन फिलामेंट जुड़ेगा, इस सेल का एक्टिन फिलामेंट इस सेल के एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ेगा, लेकिन यहां पे कोई प्रोटीन होना चाहिए जो इसको होल्ड करेगा, जो इस स्ट्रक्चर को सस्टेन करेगा, जो एक्टिन फिलामेंट को इसके साथ जोड़ेगा। वो काम क्या करेंगे, वो हमारे कुछ और प्रोटीन्स काम करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अडेप्टर प्रोटीन जो है वो कहते हैं। अब ये अडेप्टर प्रोटीन में क्या क्या आएगा, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहे हैं, तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि अडेप्टर प्रोटीन जो है वो किसको कहते हैं। अब एडहेरेंस जंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स वाला साइड है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा कैडरिन का स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हम नहीं देखे हैं वो है हमारी अडेप्टर प्रोटीन्स। इस केस में वी हैव P120 कैटेनिन, देन वी हैव बीटा कैटेनिन, वी हैव अल्फा कैटेनिन, और यहां पे आप देखोगे विनक्यूलिन है, और विनक्यूलिन के आगे भी क्वेश्चन मार्क है, और बीटा कैटेनिन के आगे भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और यहां पे क्या आ गया, ये फिर एक्टिन फिलामेंट जो जुड़। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे एक और सेल प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर एक सेल ये आ गया, एक सेल ये आ गया, इसके एक्टिन फिलामेंट इसके एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जो है वो जुड़ रहे होंगे। इस तरीके से क्या होगा, हर सेल्स का एक्टिन फिलामेंट दूसरे सेल्स के एक्टिन फिलामेंट के साथ जो है वो जुड़ रहा होगा। अब यहाँ पे जो अब हम रोल देखते हैं कि ये विनक्यूलिन में क्वेश्चन मार्क क्यों है, और बीटा कैटेनिन में क्वेश्चन मार्क क्यों है। देखो, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करेगा, और क्या होगा, उनके एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो सब जुड़ जाएंगे। अब हमने ये बात करी थी कि जब हमारा क्या हो रहा है, एपिथेलियल सेल्स हैं, तो सारे का सारा टेंशन जो है वो कौन बियर करेगा, सेल का इंटीरियर जो बियर करेगा। कनेक्टिव टिश्यू के केस में हमने क्या कहा था, आपका जो ईसीएम है, ईसीएम जो है वो सारा स्ट्रेस जो है वो बियर करेगा। सो यहाँ पे सपोज हमने क्या कर लिया, ये एपिथेलियल सेल जो है उनको हमने क्या कर दिया, खींच दिया, या उनको हमने क्या कर लिया, मैकेनिकल स्ट्रेस दे दिया। जब हमने उनको मैकेनिकल स्ट्रेस दिया, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्टिन फिलामेंट की बॉन्डिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जब भी ये वाले सेल्स जिनमें एडहेरेंस जंक्शन काम करता है, अगर एडिशनल एक्टिन फिलामेंट को सपोर्ट में लगाना है, तो आप देखोगे विनक्यूलिन आ जाता है। विनक्यूलिन क्या कर रहा है, एडिशन एक्टिन फिलामेंट्स को जो है वो बाइंड कर रहा है, और स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, और भी ज्यादा स्टेबल जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। Now, adherence junction जो है are linked to contractile bundles of actin filament and non-myosin
सेकंड, सॉरी, नॉन मसल मायोसिन सेकंड। तो ये भी हम बात कर चुके हैं। एडहिरेंस जंक्शन में या तो एक्टिन फिलामेंट को जोड़ा जाएगा पार्टिसिपेटिंग सेल्स की, या मायोसिन सेकंड को जो है वो जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जो अभी तक मैं आपको बता रहा था तीन तीन सेल ड्रॉ करके, यहाँ पे भी सेम है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ रहा है। ये जो ग्रीन ब्लू कलर का है, ये है हमारा एडहेरेंस जंक्शन। और ये रेड वाले जो है ये एक्टिन फिलामेंट्स है। और ये एक सेल दूसरे सेल एक्टिन फिलामेंट जुड़ के क्या कर लेते हैं, इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, जिसको हम एडिशन बेल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और जोन्युला एडहेरेंस जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था दैट इज जोनुला एडहेरेंस। अब एक और चीज जो है वो देखेंगे, फिर हम डेस्मोसोम्स पे चले जाएंगे। जब हमने आपको ऊपर बताया कि न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हमने कहा कि पहले एक एपिडर्मिस के सेल्स थे, फिर उनमें इन्वेजिनेशन जो है हो गई, और देन इस तरीके से जो है सेल्स जो है वो पिंच ऑफ हो गए। अब ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, या जब हम वो भी बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, वहां पे भी हम ये कहते हैं कि जब साइटोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा, एक कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड जब फॉर्म हो रहा है, वहां पे भी क्या हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन में कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर में हम बताए हैं, ये क्या है, हमारे एक्टिन फिलामेंट से। एक्टिन फिलामेंट में जब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगी तो स्ट्रक्चर अंदर को जा रहा है। यही प्रॉपर्टी है जब हम आपको बोले कि मैकेनिकल स्ट्रेस अब दे रहे हो, तो मैकेनिकल स्ट्रेस आप किसको दे रहे हो, आप एक्टिन फिलामेंट्स को मैकेनिकल स्ट्रेस दे रहे हो। यहाँ पे इनका ही कॉन्ट्रेक्शन जो है वो क्या करवा लेता है, इस तरीके से सेल का इन्वेजिनेशन करवाएगा। और फिर जो है उसका टूटना जुड़ना जो है वो भी इसके ही हाथ में। ऊपर हमने आपको विनक्यूलिन का क्वेश्चन मार्क तो बता दिया था, लेकिन बीटा कैटेनिन का क्वेश्चन मार्क हम नहीं एक्सप्लेन करे थे। तो बीटा कैटेनिन का क्या काम है, बीटा कैटेनिन का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन होता है। अब देखिए बीटा कैटेनिन का जब डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बीटा कैटेनिन का जब डिग्रेडेशन होगा तो क्या हो रहा है, बीटा कैटेनिन के डिग्रेडेशन होने से ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और जब स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो तब क्या होंगे, सेल्स जो है वो टूट जाएंगे। यहाँ पे जो एडेरेंस जंक्शन बना था, जिन सेल्स के पास यहाँ पे जो एडेरेंस जंक्शन था वो वीक हो जाएगा, और सेल्स जो है वो टूट जाएंगे। और इस तरीके से सर्कुलर जो है आपके पास, हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, और ये वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस बन जाएगी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज डेस्मोसोम्स। अब डेस्मोसोम्स क्या है, डेस्मोसोम्स के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। यहाँ पे भी क्या होगा, एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी बात हो रही है सेल सेल इंटरेक्शन की। और यहाँ पे भी क्या होगा, पार्टिसिपेट कौन करेगा, कैड्रिन ही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सेल सेल जंक्शन की दोनों टाइप्स जो हैं वो एंकरिंग प्रोटीन वहां पे कैड्रिन ही है। बस कैड्रिन की टाइप कौन सी है उस बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, और सेल के अंदर एक्टिन फिलामेंट को जोड़ा जा रहा है या इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ा जा रहा है। अभी हमने जो एडेरेंस जंक्शन देखा, वहां पे हमारे पास किसको जोड़ा जा रहा था, एक्टिन फिलामेंट को जोड़ा जा रहा था। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ा जा रहा है। और जो कैड्रिन हमारे पास लगेंगे वो नॉन क्लासिकल होंगे, और एग्जाम्पल जो है उनके डेस्मोग्लीन और डेस्मोकोलिन है, जुड़ेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और काम इनका रहेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करना। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। तो स्ट्रक्चर की बात अगेन सेम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसके बाहर वाला साइड है मैट्रिक्स, ये अंदर का साइटोप्लाज्म है। और हमारे पास कैड्रिन प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही है हमारे पास, सेल्स के अंदर भी हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी हैं, और मेम्ब्रेन के नीचे भी है प्रेजेंट है। सो दो टाइप के नॉन क्लासिकल कैड्रिन है, यहाँ पे डेस्मोग्लीन है, डेस्मोकोलिन है। और अंदर वाली साइड जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, अडेप्टर प्रोटीन्स रहेंगे। इस केस में हमारे पास प्रोटीन्स कौन सी है, प्लेकोफिलिन है, प्लेकोग्लोबुलिन है, एंड वी हैव डेस्मोप्लेकिन। तो ये हमारे पास अडेप्टर प्रोटीन्स आ गया। और ये अडेप्टर प्रोटीन्स किसको जोड़ती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को जोड़ती हैं डेस्मोसोम्स के केस में। और इंटरमीडिएट फिलामेंट के टाइप हमारे पास कैरेटिन फिलामेंट रहते हैं एपिथेलियल सेल्स के केस में, और डेस्मिन फिलामेंट्स रहते हैं हार्ट सेल्स के केस में। और टाइप ये किसके हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट के ही टाइप है। अब ये डेस्मोसोम्स अबंडेंट कहाँ पे, इट इज अबंडेंट इन टिश्यू दैट फेसेस हाई लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जहां पे जैसे हार्ट का मसल्स है तो उसको पंप करना है, कॉन्ट्रेक्शन है, रिलैक्सेशन है, तो मैकेनिकल स्ट्रेस में ज्यादा रहता है। हम वहां पे ये देखेंगे डेस्मोसोम्स की कंसेंट्रेशन जो है वो रहती है वहां पे ज्यादा। नाउ एक डिजीज की बात करेंगे, और डिजीज का नाम है पैम्पिगस। पैम्पिगस डिजीज क्या है, इट इज अ फैटल स्किन डिजीज। अब फैटल स्किन डिजीज है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये होता है बॉडी क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। किसके खिलाफ में, डेस्मोसोम्स के कैड्रिन प्रोटीन्स के साथ। मतलब जो नॉन क्लासिकल प्रोटीन्स हम पढ़े, इसके केस में डेस्मोग्लीन और डेस्मोकोलिन, इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनेगी। जब इस प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, हमारा डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। डेस्मोसोम क्या हो जाएगा, डिसरप्शन हो जाएगी। तो अब इसकी डिसरप्शन हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारा टूट जाएंगे, सेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे, ब्लिस्टर बन जाते हैं स्किन्स में। जब ब्लिस्टर बन जाएंगे स्किन में, तो बॉडी का फ्लूइड जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, और डिजीज जो है वो बहुत ही खतरनाक बन जाती है। और नाम इसका है पैम्पिगस। यहाँ पे हमारा सेल टू सेल इंटरेक्शन जो है
वो खत्म हो जाता है। एक बार मैं वापस से रिकैप दे दूं तो हमने क्या क्या बात करी, सेल को सेल के साथ जोड़ना है, दो तरीके से जोड़ेंगे, एडहेरेंस जंक्शन में जोड़ेंगे या डेस्मोसोम में जोड़ेंगे। अगर हम एडहेरेंस जंक्शन में उसको जोड़ रहे हैं, एडहेरेंस जंक्शन में क्या करेगा, अडेप्टर प्रोटीन हमारा कैडरिन ही लगेगा, क्लासिकल कैडरिन लगेगा, और एक साइड क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स को जो है वो जोड़ा जाएगा। और दूसरी बात हम करें डेस्मोसोम्स की, डेस्मोसोम्स में क्या क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ना है, नॉन क्लासिकल कैडरेंस लग रहे हैं, कौन से, डेस्मोग्लिन डेस्मोकोलिन लग रहे हैं, अडेप्टर प्रोटीन्स दोनों की अलग अलग हैं, और यहाँ पे एक सेल के दूसरे सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को जो है वो जोड़ा जाता है। अब हम चलते हैं आगे, हमारे सेल टू सेल जंक्शन जो है वो खत्म हो गया। अब हमने पढ़ना है टाइट जंक्शन। अब ये टाइट जंक्शन क्या है, तो नाम से ही पता लग रहा है टाइट जंक्शन मीन कुछ तो है जिसको टाइट करके रखा हुआ है। सो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्मल जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे मैंने आपको प्लांट की एग्जांपल दे दी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है या फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, वैसे ही यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट दो टाइप किससे हो जाता है। इस डायग्राम में जैसे आप देखोगे ये येलो कलर का बॉक्स, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। तो दो टाइप का ट्रांसपोर्ट है। पहला ये जो रेड कलर के एरोज दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल की मेम्ब्रेन से सबस्टांस अंदर आ रहा है, दूसरी साइड से एग्जिट हो रहा है। एक साइड की सेल की मेम्ब्रेन से सबस्टांस एंटर हो रहा है, दूसरी साइड के एग्जिट हो रहा है, मतलब सेल के अंदर से आ रहा है और फिर सेल को, मतलब सेल के अंदर आएगा फिर सेल से बाहर जाएगा। ऐसा ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज ट्रांस सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। और जो बीच में गैप है, अगर ये बीच के गैप के सेल के दो सेल्स के बीच में जो गैप है वहां से अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी भी सबस्टांस का, दैट इज पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांससेल्यूलर है, और हमारे पास क्या है, पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रेजेंट है। अभी टाइट जंक्शंस का क्या काम है, टाइट जंक्शंस का ये काम है, हमको क्या करना है, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कह लीजिए या आइंस के ग्रेडियंट को कह ले, कुछ भी सबस्टांस जो है वो प्रेजेंट हो, उसको हमको रोकना है, एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए रोकना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सेल्स के बीच का गैप जो है इसको क्या करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। एक सेल को दूसरे सेल के साथ टाइटली जो है वो बांधना पड़ेगा कि यहां से जो है वो कुछ और लीकेज जो है वो ना हो जाए। कोई ऐसा सबस्टांस है, कोई ऐसा ड्रग है या कुछ भी ऐसा सबस्टांस है जिसको हमको रोकना है, हमको क्या करना पड़ेगा, टाइट जंक्शन जो है वो लगाने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या टाइट जंक्शंस लग गए तो टाइट जंक्शन किसी को आने नहीं देगा? ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कि टाइट जंक्शंस क्या है, उनकी अपना परमिएबिलिटी है, किसको परमिएबल, किसको परमिट करेंगे, किसको परमिट नहीं करेंगे, वो क्या है, एक अलग अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि किसको अलाउ करेगा और किसको अलाउ जो है वो नहीं करेगा। सो यहाँ पे आ गया है, जैसे इस डायग्राम में है, ये हमारा बेसल लैमेला है, ये हमारे येलो कलर के जो है वो सेल्स हैं, ये ब्लू कलर में आपको एडेरेंस जंक्शंस बताएं जो हम पढ़ चुके हैं, और ये हमारे पास ग्रीन में डेस्मोसोम जो है वो प्रेजेंट है। और टाइट जंक्शन जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से, टाइट जंक्शन जो है वो हमने आपको दिखाए हुए हैं। सो अच्छा, एक फंक्शन तो टाइट जंक्शंस का ये आ गया कि परमिएबिलिटी को रोकना है, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट को अगर एफिशिएंट करना है, ये ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट को अगर एफिशिएंट करना है, हमको क्या चाहिए, वो चाहिए सेल्स जो है उनकी टाइटनिंग जो है वो करना इंपॉर्टेंट है। ये एक फंक्शन आ गया टाइट जंक्शंस का। दूसरा फंक्शन ये है, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम जैसे न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं कि हम जब सब्सटेंस का डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो है वो क्या कर ले, विलय में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये हमारा ल्यूमेन वाला साइड आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ब्लड वाला साइड आ गया। अब ल्यूमेन से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। तो जब हम ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट वो करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो हम यह ये कहते हैं कि ल्यूमेन वाली साइड में कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। फिर वो ट्रांसपोर्टर से क्या आ गया, सबस्टांस जो है वो सेल के अंदर आ गया। इस एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आ गया। फिर हम कहते हैं कि पीछे वाली बेसल साइड पे भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं, तो क्या आ गया, सबस्टांस जो है वो बेसल वाली साइड से ब्लड में आ गया। अब ये ट्रांसपोर्टर जो है, ये इनका पोजीशन जो फिक्स है, ये जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर एपिकल एंड पे, वो एपिकल एंड पे ही रहेगा, बेसल वाला ट्रांसपोर्टर जो है वो बेसल एंड पे ही रहेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो नेचर है दैट इज डायनेमिक। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट स्टैटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक है। तो मतलब ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती रहती है। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्टर आज यहाँ पे प्रेजेंट है वो कल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, इसको रोक देंगे। अगर ये अपना डायनेमिक नेचर से अगर यहाँ आने की भी कोशिश करेगा तो क्या करेगा, रुक जाएगा। यहाँ पे नेबरिंग सेल में फिर से टाइट जंक्शन होगा, तो इसकी पोजीशन जो है, ओरिएंटेशन जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसकी वजह से भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम मैंने लिखा है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है दे मस्ट बी करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, बैरियर हमको चाहिए, और टाइट जंक्शन जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है।
अब बात करते हैं टाइट जंक्शंस की परमिएबिलिटी की बात। अब जब बात करेंगे परमिएबिलिटी की, क्या टाइट जंक्शंस किसी को भी परमिट नहीं करेंगे? दे आर इम्परमिएबल टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पहली बात, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ टाइट जंक्शंस को नहीं बनती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। किसको अलाउ किया जाएगा? परमिएबिलिटी टू आइंस एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल जो है, हम वो टाइट जंक्शन जो है वो अलाउ करेगा, लेकिन ये भी वेरी करता है। और वेरी क्या करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा टाइट जंक्शंस बना किन प्रोटीन्स का। जैसे हमने कैडरिन के केस में कहा कि 180 टाइप है ह्यूमंस में, तो 180 टाइप ऑफ इंटरेक्शन वहां पे प्रेजेंट थे। वैसे ही टाइट जंक्शन जिन प्रोटीन्स, पार्टिसिपेटिंग प्रोटीन्स का बनेगा, वो प्रोटीन्स डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सबस्टांस, कौन सी आइन, कौन सा जो भी हमारे पास है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मिस्टेक्स जो है उसके लिए हम पहले ही सॉरी बोल देते हैं आप सबको। हाँ, टाइट जंक्शंस जैसे हमने वहां पे सेल सेल जंक्शन के केस में हमने ये पढ़ा कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ रहा है, और किससे जुड़ रहा है? एडिशन प्रोटीन से जुड़ रहा है। वैसे ही टाइट जंक्शंस किससे बने हैं? टाइट जंक्शंस बनते हैं सीलिंग स्ट्रैंड से। और ये सीलिंग स्ट्रैंड्स क्या है? यहाँ पे लॉन्ग रो ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन होमोफिलिक एडिशन प्रोटीन। यहाँ पे भी कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो मिलके किसको बनाते हैं? टाइट जंक्शंस को जो है वो बनाते हैं। और वो हमारे पास प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? वो प्रोटीन्स हमारे पास है क्लोडिन है, ऑक्लूडिन है एंड ट्राइसेल्यूलिन है। अब ये क्लोडिन प्रोटीन जो है ये मेन प्रोटीन है जो टाइट जंक्शन को बनाती है। और काम क्या है इसका? फॉर्मेशन एंड फंक्शन। किसका? टाइट जंक्शन का। 24 टाइप्स हैं इसकी ह्यूमंस में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करती हैं। और अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो परमिएबिलिटी भी क्या है? अलग अलग रहेगी। और ये फॉर्म कर लेती हैं पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। हम आपको पहले ही कहते हैं कि एक सेल दूसरा सेल, उनके बीच के ट्रांसपोर्ट को भी हमको क्या है? रेगुलेट करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रोकना है, रेगुलेट करना है। तो वो कौन रेगुलेट करेगा? हमारे क्लोडिन प्रोटीन जो है जो बना रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि चैनल से कौन पास होगा और कौन पास नहीं होगा। ऑक्लीडिन का क्या काम है? ये भी परमिएबिलिटी को चेक कर लेता है। इट लिमिट्स द जंक्शनल परमिएबिलिटी। एंड देन वी हैव ट्राइसेल्यूलिन। ट्राइसेल्यूलिन मींस वर्ड आ गया ट्राई मतलब तीन। तो ये जहां पे तीन सेल्स जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, वहां पे ये क्या कर लेता है? मेम्ब्रेन को सील करने का काम करता है। सील सेल मेम्ब्रेन टुगेदर एंड प्रिवेंट ट्रांस एपिथेल एट द पॉइंट वेयर थ्री सेल्स मीट। तो ये हमने बात कर ली किसकी? जैसे हमने पहले वाली टाइप्स में हमने एडिशन प्रोटीन्स की बात करी थी, वैसे ही यहां पे हमने सीलिंग स्ट्रैंड्स की जो है वो बात करी। अब यहां पे एक आप केस देखोगे, जैसे एक स्पेशल क्लोडिन है जो किडनी में प्रेजेंट है, और ये क्या कर लेता है? लेट मैग्नीशियम आइन पास बिटवीन द सेल्स। तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में से ये क्या कर लेता है? मैग्नीशियम आइन को जो है वो पास करने दे देता है। अब ये प्रेजेंट कहां पे है? किडनी में। हमको ये पता है कि किडनी में जब फिल्ट्रेशन होता है तो अगर आइन आगे चली गई और बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो वापस से रीअब्सॉर्ब कर दिया। तो यहाँ पे जो क्लोडिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जो टाइट जंक्शन यहाँ पे बनेगा, वो टाइट जंक्शन क्या कर लेता है? मैग्नीशियम आयन को वापस से खींच लेता है। अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? टाइट जंक्शन का काम जो है वो खराब हो गया। अभी तक उसका काम क्या था? मैग्नीशियम आयन को खींचने का। अब वो मैग्नीशियम आयन को वापस से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब मैग्नीशियम आयन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ मैग्नीशियम इन यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा। ये बताता है कि कितना बायोलॉजिकल सिस्टम, कितना ही ज्यादा ज्यादा ये कह लीजिए कि फाइन ट्यूनिंग उसकी की गई है कि एक छोटे से स्ट्रक्चर में भी अगर अल्ट्रेशन हो गया तो इम्पैक्ट जो है वो कितना बड़ा जो है वो हो सकता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमने पहले प्रोटीन्स में बात करी, हमने ये कहा कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ है, एक्टिन को जोड़ रहा है या इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ रहा है, एडिजन प्रोटीन जो है वो जोड़ रही है। और फिर हमने कहा कि अंदर वाली साइड जो है वो अडेप्टर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। इस केस में हमने ये कहा कि एडिजन प्रोटीन्स तो नहीं है लेकिन उससे ही मिलता जुलता कुछ है, और उस मिलते जुलते का हमने नाम दिया कि सीलिंग स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये तो ट्रांस मेम्ब्रेन की बात करी। यहां सेल के अंदर सपोर्ट कौन दे रहा है? उसका जो नाम है वो यहां पे दे दिया ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटीन। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटीन क्या कर रही है? ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटीन सेल्स के अंदर से क्या कर रही है? जो काम वहां पे अडेप्टर प्रोटीन कर रही थी, यहां पे वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटीन, और नाम दे दिया जोनुला ऑक्लूडेंस, जेड ओ प्रोटीन करके अभी हम इसको बोलेंगे। सो ये इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं, और तीन टाइप के हैं, ZO1, ZO2 एंड ZO3। और काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे जो, ताकि टाइट जंक्शन जो है वो बन सके। अब यहाँ पे हमारे पास ZO1 आ गया, ZO2 आ गया, ZO3 आ गया। प्रोटीन है तो ऑब्वियसली हमारे पास एन टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल होगा, और इसमें बहुत सारे डोमेन्स है, जैसे PDZ, 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 SH3 है, GK है और PA। तो हर डोमेन किसके साथ जुड़ेगा?
वो फिक्स है। जैसे पीडीजेड क्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है या दूसरे जेडो प्रोटीन के साथ भी जुड़ सकता है। तो यहां से हमको ये पता लगा कि एक जेडो प्रोटीन दूसरे जेडो प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। SH3 जो है, जब हम आपको सेल सिग्नलिंग करवाएंगे वहां पे भी SH3 वर्ड आएगा। ये एक सिग्नल इन प्रोटीन के को बाइंड कर सकता है। देन वी हैव जीके प्रोटीन ऑक्लूडिन को बाइंड कर सकता है। ऑक्लूडिन वर्ड भी हम पहले देख चुके हैं। एंड देन ये स्टार को जिसे हमने डिपिक्ट करा है, ये एक्टिन फिलामेंट को क्या है, बाइंड करेगा। इस तरीके से ये हमारे पास तीन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटीन है जो सेल के अंदर रह के टाइट जंक्शंस को बनाने में जो है वो हेल्प करती है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है, दैट इज जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज दिस जंक्शनल कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे हम वापस से ये वो सेल वाली डायग्राम अपनी बना देते हैं। हमने ये कहा कि कुछ प्रेजेंट होगा जिसको हमने एडेरेंस जंक्शन कहा। फिर हमने कहा कुछ और प्रेजेंट होगा जिसको हमने डेस्मोसोम्स कहा। तो ये कह रहे हैं कि टाइट जंक्शंस जो है वो क्या रहता है, एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है ऑफ एडहेरेंस जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स के। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा टाइट जंक्शन, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा टाइट जंक्शन, इन दोनों के एपिकल साइड पे। तो एपिकल साइड ये वाली आ गई यहाँ पे। तो ये तीनों मिलके क्या बना लेते हैं, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो है वो बना लेते हैं। आई होप यहां तक आपको सबको समझ आ रहा है। और अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं गैप जंक्शंस की। तो गैप जंक्शंस मतलब वर्ड से ही पता लग रहा है कुछ तो गैप होगा जंक्शन में। क्या होगा, गैप होगा। अभी तक हमने जो बात करी, हमने कहा एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ रहा है, एक सेल अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ रहा है, एक सेल दूसरे सेल के साथ टाइट जंक्शन से जो है वो जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये साउंड हो रहा है कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन हमने बात करी प्लाज्मोडेस्माटा की, हमने कहा कि एक सेल तो दूसरे सेल के साथ, प्लांट के साथ के केस में जुड़ा हुआ है। क्या एनिमल्स के केस में ऐसा कोई चैनल है जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ डायरेक्टली जो है वो जोड़ रहा है? यस, वी हैव दैट चैनल, और उस चैनल का नाम जो है दैट इज गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन करता क्या है, ये क्रिएट कर लेता है डायरेक्ट चैनल। किसके बीच में डायरेक्ट चैनल? वन साइटोप्लाज्म और दूसरे साइटोप्लाज्म में। एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो जोड़ देता है। और गैप जंक्शंस कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, एपिथेलियम में प्रेजेंट है, और हार्ट मसल्स में जो है वो प्रेजेंट है। अब जैसे ऊपर वाली टाइप्स में पढ़ा, उसके बाद बात आ जाती है प्रोटीन्स की। तो हम ये कहते हैं कि चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन्स वी हैव कोनेक्सिन्स एंड वी हैव एनिक्सिन्स। अब कोनेक्सिन जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है। वी हैव 21 आइसोफॉर्म्स। हमने ऊपर प्रोटीन जो पढ़ी उनमें भी हमने देखा कि ह्यूमंस में कितने टाइप्स हैं, और कोनेक्सिन के केस में भी हमारे पास क्या है, 21 टाइप के आइसोफॉर्म जो है वो प्रेजेंट है। और एनिक्सिन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो प्रेजेंट है। और जो चैनल बनेगा, जो गैप बनेगा, उसका पोर साइज जो है 1.4 नैनोमीटर है। और क्या होगा, ऑब्वियसली चैनल है तो एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? इनऑर्गेनिक आइंस का एक्सचेंज होगा, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। लेकिन जैसे ऊपर वाले केस में भी हम देखे थे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को टाइट जंक्शन अलाउ नहीं करता है, तो गैप जंक्शन जो है वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर लेता है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल जो है दैट कैन रन थ्रू दिस गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन में जो प्रोटीन्स बन रही है, ह्यूमंस में बात करेंगे हम, तो कोनेक्सिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। अब ये कोनेक्सिन प्रोटीन क्या है, कैसे काम करती है, उसको देख लेते हैं। ये कोनेक्सिन प्रोटीन जो है ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अभी तक हम जितनी भी प्रोटीन पढ़े, ऑलमोस्ट हमने सब प्रोटीन्स में ये पढ़ा कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और ये कोनेक्सिन प्रोटीन कैसे बनती है, इसमें 6 सब यूनिट जो हैं वो जुड़ते हैं, और वो 6 सब यूनिट जुड़ के क्या कर लेते हैं, हैमी चैनल बना लेते हैं, या जिसको हम कोनेक्सॉन कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कोनेक्सिन्स जो है मिलके क्या कर लेते हैं, एक कोनेक्सॉन जो है वो बना लेते हैं। और हेमी नाम क्यों दिया, चैनल को हेमी नाम क्यों दिया? क्यों? क्योंकि दो सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सेल का कोनेक्सॉन दूसरे सेल का कोनेक्सॉन जब जुड़ेगा तो ही चैनल की फॉर्मेशन होगी। इसीलिए एक सेल के एक कोनेक्सॉन में क्या होंगे, 6 कोनेक्सिन्स के सब यूनिट होंगे और हेमी चैनल बनाएगा। एक सेल का हेमी चैनल दूसरे सेल के हेमी चैनल के साथ इंटरेक्ट करके फाइनल हमारे पास क्या करेगा, चैनल जो है वो बनाएगा। मैं फिर से क्लियर कर लेता हूं, आई थिंक थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गई है। एक 6 सब यूनिट्स हमारे पास किसके हैं, कोनेक्सिन के। वी हैव 6 सब यूनिट्स ऑफ कोनेक्सिन जो है वो जुड़ते हैं और बना लेते हैं हेमी चैनल। सो हमारे पास एक हेमी चैनल बना, और एक हेमी चैनल बनने के बाद क्या होता है, वो दूसरे सेल के इंटरेक्टिंग सेल के हेमी चैनल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो फाइनल हमारे पास गैप जंक्शन बनेगा, उस गैप जंक्शन का नाम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोनेक्सॉन आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कोनेक्सॉन जो है, ये जो कोनेक्सॉन कह लीजिए अब, या गैप जंक्शन कह लीजिए, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेल एडिशन। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, कोनेक्सॉन ऑफ टू सेल्स,
तो जो हेमी चैनल्स थे वो दो सेल्स के हेमी चैनल जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक कॉन्टिन्यूस चैनल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गैप जंक्शन है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल एडिशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेल एडिशन ही हो रही है। अब ये जो कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। किस सेंस में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं? मतलब सपोज एक कनेक्शन जो है वो ये है और दूसरा कनेक्शन जो है, सॉरी, दूसरा कनेक्शन जो है वो ये है। अब हम आपको बोले कि 6 कनेक्शंस मिलके हैमी चैनल बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, एक ये बन गया हमारे पास कनेक्शन हैमी चैनल, 1 2 3 4 5 6, एक ये हैमी चैनल बन गया। अब यहाँ पे क्या कर लिया, एक ये हमारे पास हैमी चैनल है और ये दूसरा हैमी चैनल है। अब यहाँ पे जो हेमी चैनल बना वो सेम कनेक्शन से मिलके बना। यहाँ पे भी जो हेमी चैनल बना उसमें सेम कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, जो हेमी चैनल बने वो दो अलग अलग कनेक्शंस के सब यूनिट से जो है वो मिलके बना हुआ। इसके बेसिस पे क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स, कनेक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसीलिए परमिएबिलिटी और रेगुलेशन में भी वेरी करेगा। एंड इट कैन बी होमोमेरिक और हिट्रोमेरिक। तो होमोमेरिक क्या हो गया, जहां पे सेम सब यूनिट है, हिट्रोमेरिक हो गया जहां पे डिफरेंट है। नाउ कनेक्शन यूनिट्स ऑफ टू इंटरेक्टिंग सेल्स कैन बी होमोटिपिक और हीट्रोटिपिक। अब यहाँ पे कनेक्शन की बात करी, एक साइड का हेमी चैनल दूसरे साइड का हेमी चैनल, अगर दोनों सेम उससे बने हुए, सेम कनेक्शन से बने हुए, तो हमने ये कह दिया कि इंटरेक्शन जो है वो होमोफिलिक है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे हो गया कि एक साइड का हेमी चैनल अलग है और दूसरी साइड का हेमी चैनल जो है वो अलग कनेक्शन इसके साथ बना हुआ है, कनेक्शन के सब यूनिट्स के साथ बना हुआ है, देन द इंटरेक्शन जो है दैट विल बी हिट्रोटिपिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है वो प्रेजेंट होगी। अब ये जो गैप जंक्शन है, ये गैप जंक्शन हमने क्या बोला, इसने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो क्या ये हमेशा ऑन रहेगा? नहीं, ये हमेशा ऑन नहीं रहेगा। इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल मेम्ब्रेन की पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, साइटोप्लाज्म की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पीएच कितना है, कैल्शियम कितना है, उसके ऊपर करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। और लास्ट पॉइंट जो इसमें है, गैप जंक्शन जो है उनको असेंबल भी किया जा सकता है, डिसेंबल्ड भी किया जा सकता है और रीमॉडल जो है रीमॉडल भी किया जा सकता है। और गैप जंक्शंस की जो हाफ लाइफ है वो क्या है, सिर्फ 4 आवर्स है। मतलब अगर हमारे पास ये हैमी चैनल है, ये एक हैमी चैनल है, ये दूसरा हैमी चैनल है, इसमें क्या है, 6 हमारे पास कनेक्शन प्रोटीन जो है वो लगी हुई है। तो मतलब कनेक्शन प्रोटीन लगी हुई है, तब यहां से साइड से दूसरा कनेक्शन भी आ रहा होगा। जैसे एक सब यूनिट जो है वो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, उसको इमीडिएटली जो है वो क्या किया है, रिप्लेस किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कनेक्शन के मॉलिक्यूल जो है उनकी हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ कम है, बहुत कम है। इसीलिए उनको हम क्या कर लेते हैं, असेंबल डिसेंबल रीमॉडल जो है वो सब कुछ जो है वो किया जाता है। तो यहां तक हमारा हो गया एक टाइप हमारी। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है, यहाँ पे सेल के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहली टाइप हमने ये देख ली, अब दूसरा टाइप हमारे पास आ गया सॉरी, दूसरा टाइप हमारे पास आ गया प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लांट के केस में हमने कहा कि कैडन प्रोटीन जो एब्सेंट है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एक सेल दूसरे सेल के साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्या वहां पे सेल का जंक्शन जो है वो नहीं प्रेजेंट है, एक सेल को अपने ईसीएम के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। प्लांट के केस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं प्लांट के पास क्या है, सेल वॉल। अगर हमारे पास प्लांट्स जो है वो इतनी हाइट तक जो है वो प्रेजेंट है, हम ये कहते हैं कि क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इनके सेल्स को सपोर्ट दी गई है। किसकी सपोर्ट दी गई है? सेल वॉल की सपोर्ट दी गई है। और सेल वॉल अगर हम देखें, इट इज कंपोज ऑफ एन ईसीएम रिच इन सेल्यूलोज एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स। तो प्लांट का सेल वॉल जो है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, वो खड़ा रहता है। यहाँ पे जो सेल सेल्स वाले जंक्शन जो हम बात कर रहे थे, उसके यहाँ पे क्या है, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है और एक दूसरे को फिक्स करके रख लेती है। दस देर इज नो नीड फॉर एंकरिंग जंक्शन। जो हम ऊपर डेस्मोसोम्स पढ़े, एडहेरेंस जंक्शन पढ़े, उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत किसकी है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा जो है उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है, जैसे ऊपर गैप जंक्शन पड़े, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ना है। तो हम सिंपली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, एक सेल की दूसरे सेल की। प्लांट के केस में क्या कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक सेल की दूसरे सेल के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है। यहाँ पे ये हमारे मिडिल लैमेला आ गया, हमारे पास यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है। अब आ गया बात प्लाज्मोडेस्माटा क्या। तो आप ये देख रहे होंगे कि दो सेल्स के बीच में क्या है, हमारे पास गैप है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। प्लाज्मोडेस्माटा जो प्लांट में प्रेजेंट रहता है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एक सेल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको यहाँ पे इंटरेक्शन करता हुआ दिखेगा, जिसको हम डेस्मोटिब्यूल कह रहे हैं। और ये डेस्मोटिब्यूल जो है ये किसका स्ट्रक्चर बना रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये रेगुलेट करेंगे अब कि कौन सी आयन को जाने देना है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सबस्टांस को अलाउ करेगा, परमिएबिलिटी जो है वो इसकी रहेगी ही रहेगी। नाउ हम बात करते हैं ओरिजिन की। प्लाज्मोडेस्माटा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो जब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, जब सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम वहां पे सेल प्लेट फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो प्लांट के केस में हम ये कहते हैं कि मिडल से मतलब वहां पे सब ये प्रेजेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां से क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड किया जाता है। जब सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही होती है उसी टाइम प्लाज्मोडेस्माटा जो है उनकी फॉर्मेशन भी वहां पे होती है। तो क्या सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है, एक ही प्रोसेस है, जब सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी तभी प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट को मिलेगा? नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल से भी दिया जाता है, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल में कहां पे प्रेजेंट होगा, तो पिट फील्ड्स में प्रेजेंट होगा। पिट फील्ड्स क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा रिच रीजन है जहां से क्या किया जा सकता है, नया प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो दे सकते हैं। और जब व्हेन नॉट रिक्वायर्ड इट कैन बी रिमूव्ड। और जैसे हमने पहले भी आपको कहा कि रेगुलेट करेगा किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है, तो इट अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेस देन 800। तो 800 से नीचे नीचे वाले साइज वाले को जाने देगा और ऊपर वाले साइज वालों को ये अलाउ नहीं करेगा। सो अब हमारा खत्म होने वाला है आज का लेक्चर। बस अब हम लास्ट पे देख रहे हैं, वी हैव ट्रांजिट सेल एडिशन। हमने आपको शुरू में कहा था आइदर एसोसिएशन विल बी परमानेंट या क्या होगी, ये टेम्परेरी होगी। अब टेम्परेरी जब होगी तो टेम्परेरी है या परमानेंट है कौन डिसाइड करेगा, जो एडिशन प्रोटीन से जो काम कर रहे थे एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने का, जिसमें हमने कैडरिन की बात कर दी। तो हमने क्या कहा, कैडरिन क्या करेगा, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ेगा। फिर हमने वहां पे इंटीग्रिन की भी बात करी थी थोड़ी सी, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन वो भी क्या था, एडिशन प्रोटीन थी। तो कैडरिन वाली इंटरेक्शन तो हमने देख ली, वो परमानेंट है, वो चाहे एडेरेंस जंक्शंस के केस में हमने देखी या फिर हमने वो डेस्मोसोम्स के केस में देखी, एसोसिएशन जो है वो परमानेंट थी। अब हम देखेंगे ट्रांजिटरी वाले में क्या होने वाला है। तो उसके लिए भी हमको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि एडिशन प्रोटीन कौन सी है। हमारे पास तीन टाइप की प्रोटीन्स हैं जो क्या करेंगे, ट्रांजिटरी सेल एडिशन करेंगी। वन इज सिलेक्टिन, सेकंड इज इंटीग्रिन एंड थर्ड इज इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के मेंबर्स। अब हमने जब कैडरिन आपको पढ़ाया, कैडरिन में हमने कहा कि कैडरिन जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट काम करता है। और काम क्या है कैल्शियम का, कैल्शियम जो है उसके हिंज रीजन में बाइंड होता है, उसको सीधा खड़ा रखने में जो है वो हेल्प करता है। तो सिलेक्टिन जो है वो भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, इंटीग्रिन जो है वो भी कैल्शियम डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है इनको कैल्शियम नहीं चाहिए काम करने के लिए। ठीक है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इंटीग्रिन को हम जो है ईसीएम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे जहां पे उसका रोल होगा। बट एज सच नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रिन का पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिलेक्टिन और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली को जो है वो देखेंगे। नाउ सिलेक्टिन्स, तो सिलेक्टिन्स क्या है, दीज आर सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिलेक्टिन्स क्या है, सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो लेक्टिन्स आ गई। अब देखिए क्या हो रहा है। पहली बात मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो पहले ही क्लियर कर दूं। अभी तक हमने जो इंटरेक्शन पढ़ी वो हमने पढ़ी होमोफिलिक। हमने कहा कि एक साइड से भी सेम, एक साइड से भी कैडरिन दूसरी साइड से भी कैडरिन, इंटरेक्शन इज होमोफिलिक। लेकिन अब हम जो सिलेक्टिन के केस में देखने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन जो है दैट इज नॉट होमोफिलिक। सिलेक्टिन जो है आपका हिट्रोफिलिक इंटरेक्शन जो है वो करेगा। एक सिलेक्टिन जो है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है प्रोटीन, बाइंड किसके साथ जाके करेगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो इंटरेक्शन होमो हो गई, होमो नहीं हुई, इंटरेक्शन जो है वो हिटेरोफिलिक इंटरेक्शन जो है वो हो गई। अब अब क्या बात है, अब जो बात है हमारी वो ये बात है कि हम बात करते हैं ब्लड की। हमारे ब्लड में क्या है, आरबीसीज प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। फिर हमको एक और मैकेनिज्म पता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायपेडेसिस कहते हैं। डायपेडेसिस में क्या हो रहा है, डायपेडेसिस में डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के कहां पे जा रही हैं, जहां पे उनकी जरूरत है। इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पे हो रही है डब्ल्यूबीसी जा रही हैं। अब जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वहां पे एक सेल दूसरे सेल के साथ इतना टाइटली नहीं बड़ा ज्वाइन किया गया है जो अभी तक हम पढ़े, जो टाइप्स हम पढ़े वहां ये वाला मैकेनिज्म नहीं प्रेजेंट है। वहां पे क्या क्या मैकेनिज्म, वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के केस में एक सेल दूसरे सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, वो अपने ईसीएम के साथ जो है वो कांटेक्ट में होता है।
अब ये डायपेडेसिस क्या है, सिलेक्टिन कैसे काम करता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको रेफरेंस के लिए क्या बताया है, एक हमने ब्लड वेसल आपको बताई हुई है, और हमको पता है कि ब्लड वेसल के अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है दैट इज एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स को सपोर्ट करने के लिए चाहिए एक ईसीएम, जो बेसल लैमेला या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सब ऑलरेडी आपको बता रखे। और ये हमारे पास क्या आ गया, ब्लड वेसल्स के अंदर का ल्यूमेन आ गया। अब डब्ल्यूबीसी जो है वो तो अपनी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, ब्लड आगे चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो डब्ल्यूबीसीज भी आगे फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अब हमको टिश्यू में जरूरत है डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। कैसे माइग्रेट करेंगे, चलते चलते डब्ल्यूबीसी को क्या है, ब्रेक लगाने की जरूरत है। तो ब्रेक लगाने के लिए क्या करेगा, इन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर कुछ तो प्रेजेंट होगा जो डब्ल्यूबीसी को क्या करेगा, रोकेगा। तो यस, ऐसा ही कुछ है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स है इनके ऊपर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग के का कोई सबस्टांस रहेगा जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। और डब्ल्यूबीसी एक्सप्रेस करेंगी किसको, सिलेक्टिन को। तो सिलेक्टिन बाइंड किसके साथ करता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट कहां पे प्रेजेंट है, एंडोथेलियल सेल्स के साथ। इन्होंने यहां पे जोड़ दिया, और सेल्स जो है आप यहां पे देख रहे होंगे, ये इस तरीके से किसके साथ जुड़ गया है, हमारी एंडोथेलियल इसके साथ जुड़ी है। और ये जो इंटरेक्शन है, सिलेक्टिन की जो इंटरेक्शन है यहां पे, वो क्या है, वीक बाइंडिंग है। उसके बाद क्या आ जाता है, फिर उसको स्ट्रांगली जोड़ा जाता है। स्ट्रांगली कैसे जोड़ा जाता है, इंटीग्रिन। अब क्या आ गया, डब्ल्यूबीसी तो यही थी, पहले सिलेक्टिन जुड़ा एंडोथेलियल सेल के साथ, उसके बाद क्या है, इंटीग्रिन जुड़ेगा। जब सिलेक्टिन को जोड़ना था, सिलेक्टिन को जब जोड़ना था तब एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर क्या था, कार्बोहाइड्रेट। जब इंटीग्रिन को जोड़ना है तो तब एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर होगा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के मेंबर होंगे, जो हम आगे देखेंगे। अब हम पहले ये देखते हैं कि ये सिलेक्टिन कैसा दिखता है। तो जैसे अभी तक हम पढ़े वैसा ही कुछ सिलेक्टिन हमको देखने को मिलता है। अगेन दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाला साइड सेल का, सेल के अंदर वाला साइड। यहाँ पे पी सिलेक्टिन आपको दिखने को मिल रहा होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसके आगे ईजीएफ लाइक डोमेन प्रेजेंट होता है, एंड देन वी हैव लेक्टिन डोमेन। लेक्टिन डोमेन क्या करेगा, सामने वाले सेल्स के कार्बोहाइड्रेट के मॉइटी के साथ जो है वो जुड़ेगा। और अंदर वाली साइड अगेन एंकरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी, और एंकरिंग प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, एक्टिन फिलामेंट को जो है वो जोड़ रही है। जैसे हमने कैडन के केस में टाइप्स पढ़ी थी, हेयर ऑल्सो वी हैव एल लेक्टिन, पी लेक्टिन, ई लेक्टिन। एल लेक्टिन डब्ल्यूबीसीज में है, पी लेक्टिन प्लेटलेट्स में है, ई लेक्टिन जो है वो एंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट है। और इंटरेक्शन कैसी है, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है। क्यों, क्योंकि सिलेक्टिन जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा, स्पेसिफिक ओलिगोसेक्राइड। किसका ओलिगोसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के साथ क्या करता है, जुड़ता है। और इंटीग्रिन किसके साथ जुड़ता है, इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली प्रोटीन्स के साथ जो है वो जुड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है आज का, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, जिसके साथ इंटीग्रिन जुड़ रहा था। पहली बात, कैल्शियम इंडिपेंडेंट। अभी तक हम जितना एडिशन पढ़े सब कैल्शियम डिपेंडेंट था। इम्यूनोग्लोबुलिन वाला जो है दैट इज कैल्शियम इंडिपेंडेंट। और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली की यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, आई कैम और वी कैम। आई कैम का फुल फॉर्म है इंटरसेल्युलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, वी कैम इज वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। अब इसको इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ इसका क्या कर लेता है स्ट्रक्चर, जब हम आगे पढ़ेंगे कभी इम्यूनिटी में, तो उसके साथ इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें भी आईजी डोमेन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली जो है वो हिट्रोफिलिक बाइंडिंग करती है। हमने अभी आपको कहा था कि किसके साथ बाइंड कर रहा था, इंटीग्रिन के साइड साथ बाइंड कर रहा था, तो हमने ये कहा कि हिट्रोफिलिक इंटरेक्शन है। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली में होमोफिलिक बाइंडिंग जो है वो भी होती है। जैसे आप यहां पे देखोगे कि एन कैम के केस में, एन कैम क्या है, इसका ही मेंबर है। ऊपर हमने आई कैम देखा, वी कैम देखा, तो यहाँ पे एन कैम है, दैट इज न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, होमोफिलिक बाइंडिंग जो है वो बनाते हैं। अब एनकैम में क्या होता है, सम फॉर्म्स ऑफ एनकैम हैव लॉन्ग चेन ऑफ सियालिक एसिड। एनकैम में क्या होगा, कुछ एनकैम्स में क्या होता है, सियालिक एसिड की लंबी लंबी चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। उससे क्या हो गया, सियालिक एसिड जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज, जब एक साइड का एनकैम नेगेटिवली चार्ज, दूसरी साइड का इसमें होम, अब यहाँ पे बाइंडिंग जो है होमोफिलिक, मतलब एक साइड का सेल एनकैम एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरी साइड का सेल भी एनकैम एक्सप्रेस कर रहा है। इसके ऊपर क्या है, सियालिक एसिड प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी सियालिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग जो है वो बनने नहीं देगा। तो ये आ गया एनकैम में सियालिक एसिड का रोल। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम आपको एक साइड में एनकैम दिखाए हैं और एक साइड में आई कैम दिखाए हैं। एन कैम में एक ही प्रोटीन है, आई कैम में आपको दो दिखेंगे। और इस तरीके से जो जैसे एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में हमको डोमेन दिखता है, बीच में सल्फर सल्फर की बॉन्ड जो है वो दिखती हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। एन कैम के केस में वी हैव फाइब्रोनेक्टिन और टाइप 3, फाइब्रोनेक्टिन टाइप 3 डोमेन है। और आई कैम के केस में वी हैव सेम आईजी लाइक डोमेन, तो दोनों में ही प्रेजेंट है
एन साइड है और सी साइड है, यहाँ पे हमारा सेल कम्युनिकेशन में सेल सेल इंटरेक्शन जो है वो खत्म होता है। हमने एक सेल को दूसरे सेल से कैसे जोड़े, गैप जंक्शंस क्या है, टाइट जंक्शंस क्या है, परमानेंट क्या है, ट्रांजिटरी क्या है, वो सब हमने देख लिया। आई होप आपको जो है सब अच्छे से समझ आया होगा। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आपके साथ लेके आएंगे, उसमें हम लेके आएंगे आपके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। और उसके बाद जो है एक सेल अपने ईसीएम के साथ जो है कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सब हम इन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आप सब जो है वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और